आज अपन मानव और पर्यावरण के बीच में जो प्रमुख संबंध है उसकी दूसरी प्रमुख विचारधारा संभववाद या पॉसिबिलिज्म उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस विचारधारा को फ्रांसीसी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका अधिकांश विकास फ्रांसीसी विद्वानों के द्वारा किया गया है, इसलिए इसको फ्रांसीसी विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने निश्चयवाद के बारे में अध्ययन किया था। उस विचारधारा में मानव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध बताया गया उसमें पर्यावरण को शक्तिशाली और मानव को दास बताया गया था। निश्चयवाद की विचारधारा के अंतर्गत ये अनुभव किया गया कि मनुष्य की क्षमताओं को पर्यावरणीय शक्तियाँ नियंत्रित नहीं कर सकती है, वरना मात्र प्रभाव डाल सकती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज प्रस्तुत की जाती हैं और मनुष्य अपनी चार्ट या चॉइस के द्वारा उसका उपयोग भी कर सकता है। संभववाद की विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ था। इसके जन्मदाता विडाल डी ला ब्लास थे। संभववाद या पॉसिबिलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग ला फेब्रे ने किया था। फेब्रे ने बताया कि प्राकृतिक पर्यावरण सर्वत्र अनेक संभावनाओं वाला क्षेत्र है जिनमें मानव अपनी स्वेच्छा और क्षमतानुसार चयन करता है। जब यूरोप के निवासी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड राज्य में जाकर बसे थे तो वहाँ के पर्यावरण से उन्होंने संभावनाएं तलाशी तथा इस आधार पर कुछ लोग वन काटने लगे, कुछ मत्स्य पालन का व्यवसाय करने लगे तो कुछ कृषि कार्य में संलग्न हो गए। फेब्रे मोदे ने अपनी पुस्तक इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना में लिखा है कि मानव एक भौगोलिक अभिकर्ता या एजेंट है, पशु नहीं है। वे सर्वत्र पृथ्वी की रचना की व्यवस्था में उन परिवर्तनशील भौगोलिक अभिव्यक्तियों के समन्वय तलाशने में योग देता है जिनका अध्ययन करना भूगोल का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मैन इज ए जियोग्राफिकल एजेंट एंड नॉट ए बीस्ट। ही एवरीवेयर कंट्रीब्यूट हिज शेयर टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग द फिजियोगनोमी ऑफ द अर्थ विथ दूज चेंजिंग एक्सप्रेशन विच इट इज़ द स्पेशल चार्ज ऑफ ज्योग्राफी ऑन टू स्टडी। उनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का स्वामी होता है तथा उनके प्रयोग का निर्णायक या निर्णय भी लेता है। संभावना के उपयोग से स्थिति में जो परिवर्तन होता है उससे मानव को ही प्रथम स्थान प्राप्त होता है। पृथ्वी की जलवायु या विभिन्न स्थानों की परिस्थितियों को वे कभी नहीं मिल सकता है। संभववाद किसी निश्चित स्थान तथा प्रकृति के प्रत्येक चरण पर संभावना के दर्शन पर आधारित है। उनके अनुसार मानव का पर्यावरण में वही महत्व है जो अन्य तत्वों जैसे जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि का होता है। मनुष्य सर्वत्र विद्यमान संभावनाओं का स्वामी है जिनसे वे अपनी आवश्यकता या आवश्यक संभावनाओं का चयन अपनी कुशाग्र बुद्धि से करता है। संभववादी विचारधारा के जनक ब्लास विडाल डी ला ब्लास ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1922 में मानव पर्यावरण संबंधों में संभववादी विचारधारा के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। उनके अनुसार प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री के रूप में है। मनुष्य प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वे प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूलन करके परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। पर्यावरणीय कारक मानव को प्रभावित नहीं करते हैं, वरना मानव द्वारा सामंजस्य के दौरान स्वयं परिवर्तित होते रहते हैं। ब्लास ने मानवीय शक्ति, ज्ञान, कौशल तथा बौद्धिकता को मद्देनजर रखते हुए पर्यावरणीय नियंत्रण के स्थान पर मात्र प्रभाव माना है, जिससे मानवीय क्रियाएं अवरुद्ध नहीं होती हैं। ब्लास मानव को एक ऐसा भौगोलिक कारक मानता है जो कर्म प्रधान एक्टिव और कर्त प्रधान पैसिव दोनों ही है। मानवीय क्रियाएं पृथ्वी के सजीव एवं निर्जीव दोनों तत्वों पर परिवर्तन करती हैं। लेविस के शिष्य ईसा बोमेन ने भौगोलिक अध्ययन में गहराई पर प्रविष्ट संभववादी जड़ों को अधिक महत्वपूर्ण माना था। उनके अनुसार जैसे जैसे ज्ञान और विज्ञान का विकास और विस्तार होता है, प्राकृतिक वातावरण तथा संसाधनों के उपयोग का स्वरूप एवं मात्रा बढ़ती है। ब्लास ने मानवीय कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि पेड़ पौधों को मूल स्थान से जाकर विश्व के अन्य भागों में विस्तृत करने का प्रमुख कार्य मनुष्य का ही है। इस प्रकार मनुष्य ने प्राकृतिक दृश्य भूमि को परिवर्तित किया है। उन्होंने कहा कि
ब्लास प्रकृति में व्याप्त पार्थिव एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने लिखा है कि समस्त भौगोलिक विकास में पार्थिव एकता एक प्रबल विचारधारा है। ब्लास के शिष्य जीन ब्रूस भी संभववाद के समर्थक थे। वे मानते थे कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता, वरना उसे परिवर्तित करने में क्रियाशील रहता है। पृथ्वी पर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु इतनी परम सीमित नहीं है कि उसमें छांट की संभावना न हो। प्राकृतिक वातावरण द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और मनुष्य यदि भी इन सीमाओं को लांघ तो नहीं सकता, तथापि उसमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है। इस परिवर्तन से मनुष्य इन प्राकृतिक तथ्यों को अपने उपयोग योग्य बनाता है। अतः जीन ब्रूस महोदय ने पर्यावरण की सीमाओं को स्वीकारते हुए मानव क्षमता को महत्व देते हुए पर्यावरण को एक सीमाकारी तथा अवरोधक शक्ति माना है, न कि नियंत्रणकारी। जीन ब्रूस ने लिखा है कि मानव पूर्ण रूप से अकर्मण्य तभी होता है जब भौतिक विश्व उसे निष्प्राणित कर देता है। वास्तव में जब तक वे जीवित रहता है तब तक क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। उसके अनुसार मनुष्य वातावरण का उपयोग करते समय अपनी छांट के अनुसार पर्यावरण के अनेक प्रभावों को अवहेलना कर सकता है। प्रकृति तो परिवर्तन का नियम है तथा पृथ्वी तल पर प्रत्येक क्षण हर वस्तु किसी न किसी रूप में बदलती रहती है। इस परिवर्तन में मानव की प्रमुख भूमिका रहती है। वे भौतिक तथा सांस्कृतिक भूदृश्यों के रूप में अवस्था तथा स्थिति को प्रभावित करता है। लेकिन ब्लास तथा ब्रूस दोनों ने कभी भी संभववादी विचारधारा के प्रति कट्टरवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया। ब्रूस ने इस संदर्भ में मानव भूगोल को प्राकृतिक तथा मानवीय शक्तियों का सामंजस्य स्थल बताया था। ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए फील्ड ऑफ कंप्रोमाइज। अमेरिकी भूगोलवेत्ता इसा मोमेन ने संभववाद को स्वीकार करते हुए ये बताया कि मानवीय विकास भौतिक वातावरण द्वारा नियंत्रित नहीं होकर केवल प्रभावित होता है। प्रकृति केवल मानव के समक्ष परिस्थितियाँ प्रस्तुत करती हैं जिनका प्रयोग करके विकास किया जा सकता है। उन्होंने मानवीय क्षमताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि मनुष्य दक्षिण ध्रुव पर सुविधाजनक एवं प्रकाशमय नगर की स्थापना कर सकता है और शिक्षा, रंगमंच तथा खेल कूद आदि की व्यवस्था कर सकता है। पनामा जैसी नहर बना सकता है। माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाई पर मानव चढ़ सकता है। सारा जैसे मरुस्थल में कृत्रिम पर्वत का निर्माण कर वर्षा अनुकूल परिस्थितियाँ उपस्थित कर सकता है। इस प्रकार बोमे ने स्पष्ट किया कि मानवीय चिंतन तथा विचारधारा का मानव सभ्यता के विकास तथा अवनति से प्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि प्राकृतिक परिवेश कभी भी किसी सभ्यता को पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं कर सकता है। यह तो मनुष्य द्वारा ही अपनाई तथा छोड़ी जाती हैं। उन्होंने आगे लिखा कि प्राकृतिक परिवेश मानव समाज के स्वरूप तथा स्वभाव को निर्धारित नहीं करता, उसके द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं, जिसमें कार्य देते हुए मानव द्वारा निरंतर नवीन प्राकृतिक तथ्य खोजे जाते हैं तथा प्राचीन तथ्यों को कौशल तथा सामाजिक क्रियाओं के विकास द्वारा नवीन महत्व मिलता रहता है। इसी प्रकार अमेरिकी भूगोलवेत्ता कार्ल सावर ने 1947 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सांस्कृतिक भूगोल कल्चरल ज्योग्राफी में संभववाद का समर्थन करते हुए निश्चयवाद विचारधारा के संबंध में कहा कि निश्चयवादी नियंत्रण के स्थान पर प्रभाव तथा प्रभाव के स्थान पर अनुक्रिया या समायोजन शब्द का प्रयोग करते हैं। द टर्म द यूज आर मोर मॉडरेट कंट्रोल इज रिप्लेस्ड बाय इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस बाय रेस्पॉन्स और एडजस्टमेंट के बाद में बात करता है। डिमांजिया ने मानव शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए बताया कि मानव द्वारा वातावरण के परिवर्तन महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार मानव ने संचार के साधनों के द्वारा पाताल तोड़ कुओं तथा नदियों के नियंत्रण द्वारा मानवीय भोजन के लिए नए पौधों के विकास द्वारा वातावरण में परिवर्तन किए हैं। इस प्रकार संभववाद निश्चयवाद के विपरीत विकसित होने वाली विचारधारा थी, जिसमें मानव को पर्यावरण से सर्वोच्च रूप में वर्णित किया गया तथा उसे पर्यावरण में अपनी आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने वाला महत्वपूर्ण कारक भी माना गया है। लेकिन इस विचारधारा का भी धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में आलोचना होने लगी, जिसको संभववाद की आलोचना क्रिटिसिज्म ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के नाम से भी जानते हैं, जिसमें संभववादी विचारधारा ने प्रकृति पर प्रत्यक्ष प्रहार किया, जिस कारण उन्हें अनेक स्थानों पर आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। संभववाद के कट्टर समर्थक ला फेब्रे ने भी पर्यावरणीय शक्तियों को भी स्वीकार किया था। लास्ट में वे लिखते हैं कि मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभावों से कभी भी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं रह सकता है। संभववादी प्राकृतिक शक्तियों को नगण्य समझ लिया था, लेकिन कुमारी संपुल का कथन इस संदर्भ में उपयुक्त सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने विषय का कोलाहल करता है, जबकि प्रकृति अपना कार्य मौन रहकर करती है। लेकिन वर्तमान समय में प्रकृति भी मानवीय क्रियाकलापों को सहन करने की सीमा लांघ चुकी है। ये प्रभाव बड़ी आवाज़ के साथ प्रकट हो रहे हैं।
इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि संभववाद विचारधारा का भी धीरे धीरे पुरजोर विरोध होने लगा। जैसे मानव एक मान शक्ति है जिससे वे प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में प्रमुख संभववादी विचारधारा विचारक ब्रूस ने कहा कि क्योंकि मानव प्रवृत्ति पर अपने निवास करता है वह प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। इसी प्रकार मानव भूगोल का नारा न तो प्रकृति की विजय है न ही उसकी अधीनता, इसके साथ ही उसका सहयोग का प्रदान भी करता है। मतलब अपन कह सकते हैं कि मानव भूगोल की जो प्रमुख विचारधारा है उसमें संभववाद की विचारधारा का भी आलोचना की गई है।